रात का समय था, सुबह के करीब 9:22 बजे, जब एक ट्रक नेपाल के रास्ते पर एक वीरान जंगल से गुजर रहा था। ये जंगल, काली वन, इतना घना और शांत था कि लोग दिन के समय भी वहां जाने से डरते थे। गांव वालों के बीच अफवाहें थीं कि इस जंगल में पुरानी आत्माएं, भूत और अजीब गरीब प्राणी रहते हैं। रात के समय तो कोई उस तरफ नजर उठाने की हिम्मत न करता था। ट्रक में चीन से आयात किया गया बहुत सा सामान लदा हुआ था, जिसमें चमकदार इलेक्ट्रॉनिक्स, रंग बिरंगे कपड़े और खाने पीने की चीजें शामिल थीं, जो नेपाल के बाजारों तक पहुंचने वाले थे। अचानक एक तीखे मोड़ पर ट्रक का पहिया एक बड़ी चट्टान से टकराया। ट्रक जोर से हिला और पीछे से एक डिब्बा लुढ़कता हुआ घनी झाड़ियों में जा गिरा। ट्रक ड्राइवर अर्जुन शर्मा बड़ी जल्दी में था, क्योंकि उसे नेपाल की सीमा तक सामान समय पर पहुंचाना था। उसने गिरते डिब्बे की तरफ पलटकर न देखा, सोचा अरे कोई मामूली चीज होगी, छोड़ो, और आगे बढ़ गया। वह डिब्बा जंगल की घनी झाड़ियों में पड़ा था। चांद की चांदी सी रोशनी में हल्का सा चमक रहा था, जैसे कोई गुप्त खजाना छिपा हो। इस जंगल के पास एक 50 साल का व्यक्ति रहता था, जिसका नाम था रमेश लाल। वह उस रात अपने खेत से लौट रहा था, जो जंगल के किनारे धर्मपुर गांव के पास था। रमेश हर दिन अपने खेतों में मेहनत करता था। सुबह से शाम तक धूप और पसीने में अपनी फसलों की देखभाल करता था। उसका जीवन सादा था, लेकिन वह अपनी जमीन से बेहद प्यार करता था। उस रात वह थक कर चूर हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर अपनी फसलों को देखकर एक सुकून था। अचानक उसकी नजर जमीन पर किसी चमकदार चीज पर पड़ी। पास गया तो एक डिब्बा देखा, जिस पर चीनी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। डिब्बा पुराना लेकिन मजबूत था, और उस पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई जादुई चीज हो। रमेश ने सोचा कि शायद इसमें कोई कीमती चीज हो, जैसे सोने का हार, कोई दुर्लभ रत्न, या कोई ऐसी चीज जो उसकी सादी जिंदगी को बदल दे। उसने डिब्बा उठाया और अपने घर ले गया, दिल में एक अजीब सा उत्साह और जिज्ञासा लिए। उसका घर गांव के एक कोने में था, मोतीपुर के एक छोटे से कच्चे मकान में। घर में 2 कमरे थे, एक सोने के लिए और दूसरा रसोई और बैठने की जगह के लिए। उसकी पत्नी सावित्री देवी का कई साल पहले निधन हो गया था, और उसके बच्चे शहर में रहते थे, कानपुर। वह अकेला रहता था, और उसका जीवन सादा लेकिन शांतिपूर्ण था। घर में बस कुछ जरूरी चीजें थीं, एक पुराना पलंग, एक लकड़ी की मेज, कुछ मिट्टी के बर्तन और एक पुराना दिया जो वह रात को जलाता था। घर पहुंचकर रमेश ने डिब्बा मेज पर रख दिया। डिब्बे पर एक ताला लगा था, जो कुछ जंग खाया हुआ था। उसने पास पड़े एक पत्थर से ताला तोड़ दिया और उत्साह के साथ डिब्बा खोला। अंदर एक सोने की बोतल थी, इतनी चमकदार और खूबसूरत कि रमेश की आंखें चमक उठी। बोतल पर कुछ अजीब गरीब निशान थे, शायद किसी प्राचीन भाषा में लिखे हुए, जो रमेश को बिल्कुल समझ न आए। उसने बोतल को हाथ में लिया, उसकी ठंडी और चमकदार सतह को महसूस किया, और दिल में एक अजीब सी आकर्षण महसूस करते हुए उसे खोलने का फैसला किया। जैसे ही उसने बोतल खोली, एक तेज रोशनी निकली और एक विशाल जिन उसके सामने प्रकट हुआ। जिनका शरीर धुएं की तरह था, उसकी आंखें लाल और डरावनी थीं, और उसकी मौजूदगी ने छोटे से कमरे को भर दिया। जिन ने गर्जन भरी आवाज में रमेश से कहा, ऐ इंसान, मैं तेरी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन यह इच्छा केवल एक बार पूरी होगी। इसके बाद मैं हमेशा के लिए इस बोतल में वापस चला जाऊंगा। सोच समझ कर मांग, क्योंकि हर इंसान की केवल एक इच्छा पूरी हो सकती है। रमेश पहले तो डर गया, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी सादी जिंदगी में ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और सोचा कि यह उसकी जिंदगी बदलने का एक सुनहरा मौका हो सकता है। उसने जिनसे कुछ समय मांगा और उसे बोतल में वापस जाने को कहा। जिन ने उसकी बात मान ली और धुएं के बादल के साथ बोतल में वापस चला गया। अगले दिन रमेश अपने गांव में घूमने निकला। वह तालाब के पास पहुंचा, जहां गांव की कुछ खूबसूरत लड़कियां पानी भर रही थीं। उनकी हंसी और बातें जंगल के सन्नाटे में गूंज रही थीं। एक लड़की, सुनहरी रानी, ने उसका ध्यान खींच लिया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे काले बाल और पानी में भीगे कपड़ों में उसका शरीर चमक रहा था। उसकी जवानी और सुंदरता देखकर रमेश का दिल धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद ये जिन का जादू उसकी अकेली जिंदगी को रंगीन बना सकता है। वह जल्दी से घर लौटा और बोतल निकाली। उसने बोतल को रगड़ा और जिन फिर से उसके सामने प्रकट हुआ। रमेश ने जिन से कहा, मैं चाहता हूँ कि जिस लड़की को मैं हाथ लगाऊं वह मेरे प्यार में पागल हो जाए। जिन ने उसे चेतावनी दी, ये जादू केवल 12 घंटे तक रहेगा और इसके बाद लड़की सामान्य हो जाएगी। उसे कुछ याद भी नहीं रहेगा कि उसका हुआ। रमेश ने सोचा कि 12 घंटे काफी हैं, और उसने जिन की बात मान ली। जिन ने अपनी शक्ति से उसकी इच्छा पूरी की और हमेशा के लिए बोतल में वापस चला गया। अब वह बोतल एक साधारण धातु का टुकड़ा बन चुकी थी। रमेश को लगा कि इसका कोई फायदा नहीं, तो उसने इसे अपने घर के पीछे जमीन में गाड़ दिया। अगली शाम रमेश फिर गांव में घूमने निकला।
रास्ते में उसे सुनहरी रानी दिखी जो सिर पर पानी का मटका उठाए जा रही थी। उसकी बड़ी आंखें, लंबे बाल और नाजुक शरीर देखकर रमेश की नजरें उस पर जम गईं। उसने चालाकी से बात शुरू की और नरमी से उसका हाथ छुआ। तुरंत ही जिन का जादू शुरू हो गया। सुनहरी की आंखें चमक उठीं और वह रमेश की तरफ खिंची चली आई। उसने उसे अपने घर आने को कहा और सुनहरी बिना किसी हिचकिचाहट के उसके साथ चली गई। घर पहुंचते ही रमेश ने दरवाजा बंद किया। सुनहरी, जो अब उसके प्यार में पूरी तरह डूबी थी, उसके करीब आई। रमेश ने उसे अपनी बाहों में लिया और उसके होठों को चूमा। सुनहरी ने भी उत्साह के साथ उसका साथ दिया। धीरे धीरे उसने सुनहरी के भीगे कपड़े उतार दिए जो उसके शरीर से चिपक गए थे। उसकी नरम त्वचा को छूते ही रमेश के शरीर में एक सनसनी दौड़ गई। उसने उसकी नाजुक छातियों को महसूस किया और सुनहरी ने भी उसके कंधों को पकड़कर उसके सीने को चूमा। दोनों बिस्तर पर लेट गए। रमेश ने उसके शरीर के हर हिस्से को छुआ, उसकी जांघों को सहलाया और उसके गर्म शरीर की खुशबू महसूस की। सुनहरी ने भी उसके स्पर्श का जवाब दिया और उसकी सांसें तेज हो गईं। उस रात वे एक दूसरे में खो गए। रमेश ने सुनहरी के साथ अपनी सारी इच्छाएं पूरी की और उसे लगा जैसे वह जन्नत में पहुंच गया हो। सुनहरी भी उसके प्यार में इतनी डूबी थी कि वह हर पल उसका साथ देती रही। यह रात जुनून और उत्साह से भरी थी। सुबह 6 बजे जादू का असर खत्म हो गया। सुनहरी अचानक सामान्य हो गई। उसने कपड़े पहने और बिना कुछ कहे घर चली गई। उसे रात के बारे में कुछ याद न था। रमेश ने यह देखा और दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि उसकी इच्छा वाकई बहुत ताकतवर है। अब वह गांव की हर खूबसूरत लड़की के साथ ये जादू कर सकता था और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अगले 4 महीनों तक रमेश ने गांव की हर खूबसूरत लड़की पर यह जादू आजमाया। वह दिन में उन्हें देखता, उनकी सुंदरता की तारीफ करता और रात को उन्हें छूकर अपने घर ले जाता। हर रात एक नई लड़की उसके बिस्तर पर होती और सुबह होते ही वह उसे भूलकर चली जाती। रमेश को यह खेल बहुत पसंद आया। उसने गांव की लगभग हर युवा लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए और जादू की वजह से किसी को कुछ पता न चला। वह अपनी अकेलापन और इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस शक्ति का गलत इस्तेमाल करता रहा और उसे लगता था कि वह अजेय है। लेकिन एक दिन गांव में हड़कंप मच गया। कुछ लड़कियां गर्भवती हो गईं। वे हैरान थीं कि यह कैसे हुआ, क्योंकि उन्हें किसी पुरुष के साथ संबंध की कोई याद न थी। धीरे धीरे गांव की और लड़कियों में भी गर्भ के लक्षण दिखने लगे। संख्या बढ़ती गई और गांव वालों को शक होने लगा। लोग आपस में फुसफुसाने लगे कि जरूर कोई गड़बड़ है। गांव की औरतें परेशान थीं और पुरुष गुस्से में थे। गांव के सरपंच बाबूराव ने पुलिस को बुलाया और तफ्तीश शुरू हो गई। पुलिस ने गर्भवती लड़कियों से पूछताछ की, लेकिन वे कुछ न बता सकीं। उनकी याददाश्त में कोई सुराग न था। तब कुछ लोगों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने कई लड़कियों को रात के समय रमेश के घर जाते देखा था। एक गवाह ने बताया कि वह रात को सुनहरी रानी समेत कई लड़कियों को रमेश के घर के आसपास देख चुका था और यह बात उसे अजीब लगी थी। यह सुनकर पुलिस रमेश के घर पहुंची। उससे सख्त पूछताछ की गई, लेकिन उसने सब कुछ नकार दिया। वह बड़ी चालाकी से बोला, मैं तो बस एक साधारण किसान हूँ, मुझे क्या पता ये सब कैसे हुआ। लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर शक हुआ। उन्होंने फैसला किया कि DNA टेस्ट से हकीकत सामने आएगी। पुलिस ने रमेश और सभी गर्भवती लड़कियों के नमूने लिए। रिपोर्ट आई तो सब दंग रह गए। हर बच्चे का बाप रमेश था। यह खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग गुस्से में आ गए और गांव वालों ने रमेश के घर के बाहर भीड़ लगा ली। पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए दोबारा उसके घर पहुंची, लेकिन वहां एक चौंकाने वाला मंजर देखा। रमेश ने अपने कमरे में फांसी ले ली थी। पास ही एक आत्महत्या का नोट पड़ा था, जिसमें उसने लिखा था, मैंने अपनी इच्छा की वजह से गलत किया, मैं शर्मिंदा हूँ और सबसे माफी मांगता हूँ। पुलिस ने नोट को सबूत के तौर पर रख लिया, लेकिन बात यहीं खत्म न हुई। ये गांव वालों और पुलिस के लिए एक अनसुलझा रहस्य बन गया। किसी को समझ न आया कि रमेश ने यह सब कैसे किया। इतनी लड़कियां उसके प्यार में कैसे फंसी, वे गर्भवती कैसे हुईं? लड़कियों को खुद कुछ याद न था। यह सवाल हर किसी के दिमाग में अनुत्तरित रहा। रमेश की मौत के साथ ही उसका राज भी दफन हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि शायद उसने कोई जादू किया था, लेकिन कोई सबूत न मिला। गांव वालों ने इस घटना को एक बदकिस्मती समझकर भुला दिया, लेकिन कई सालों तक यह कहानी गांव में एक सबक के तौर पर सुनाई जाती रही। अगर तुम्हारे पास वह जादुई बोतल होती तो तुम क्या मांगते? यह कहानी एक सबक देती है कि ताकत का गलत इस्तेमाल हमेशा तबाही लाता है। रमेश ने अपनी इच्छा से एक अस्थायी जन्नत बनाई, लेकिन अंत में उसे अपनी गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ी।